Hello and welcome back, guys, to our YouTube channel Aces of English. I hope you guys are doing well. This is me, Abhishek Srivastava, welcoming you once again to a new video regarding about universal laws of English. So let's begin. जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो के थंबनेल से जान ही चुके होंगे that our today's video is about universal laws of English. आपने अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में ही यूनिवर्सल लॉज पढ़े होंगे, बट इंग्लिश में भी कुछ ऐसे यूनिवर्सल लॉज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. विदाउट देम यू कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ अ सिंगल सेंटेंस. फ्रॉम विलियम शेक्सपियर टू W.B. Yeats and from H.W. Longfellow to Shashi Tharoor, there is not a single sentence that can skip all these laws or override any of the laws. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रूल नंबर 1 के बारे में कि रूल नंबर 1 हमसे क्या कहता है. तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपके लेवल को बढ़ाएंगे. तो रूल नंबर 1 हमसे ये कहता है ऑल द वर्ब्स आर नेचुरली प्लूरल. वी ऐड एस और ईएस विद देम टू मेक देम सिंगुलर. यानी कि जो वर्ब्स होती हैं जैसे कि गो, प्ले, एक्ट, ये सारी जो वर्ब्स हैं ये आपकी नेचुरली प्लूरल होती हैं. हम इनमें एस या ईएस ऐड करते हैं और इनको सिंगुलर बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक वर्ब है प्ले. अब ये वर्ब जो है आपकी ये नेचुरली प्लूरल है. आपने इसमें एस ऐड किया और इसको सिंगुलर बना दिया. उसी तरह से एक वर्ब है मेक. अब ये नेचुरली प्लूरल वर्ब है. आपने इसमें एस ऐड किया और इसको सिंगुलर बना दिया. उसी तरह एक वर्ब है डू. अब ये प्लूरल वर्ब है. आपने इसमें ईएस ऐड किया और इसको सिंगुलर बना दिया. तो जो रूल नंबर 1 है वो आपसे यही कहता है कि कोई भी वर्ब है वो नेचुरली कैसी होती है, वो प्लूरल होती है. आप उनमें एस या ईएस ऐड करके उनको सिंगुलर बना सकते हैं. एक छोटी सी चीज आपको ध्यान करनी है, जो वर्ब वाई से खत्म होती हैं जैसे कि ड्राई, ट्राई, ये जितनी भी वर्ब्स हैं इनको सिंगुलर बनाने के लिए आपको वाई हटाना पड़ेगा और आईईएस ऐड करना पड़ेगा. जैसे कि GRY में हमने वाई को हटाया और आईईएस ऐड किया. ट्राई में हमने वाई को हटाया और आईईएस को ऐड किया. तो कुल मिला के रूल नंबर 1 है वो यही है. रूल नंबर 1 को अच्छे से समझने के बाद अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की कि रूल नंबर 2 हमसे क्या कहता है. तो रूल नंबर 2 हमसे ये कहता है ऑल द वर्ब्स शुड एग्री विद देयर सब्जेक्ट इन नंबर्स. यानी कि जितनी भी वर्ब्स हैं वो अपने सब्जेक्ट के साथ इन नंबर एग्री करेंगी. यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. चलिए इस चीज को और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि दे. अब दे है आपका प्लूरल सब्जेक्ट तो ये वर्ब भी लेगा प्लूरल, यानी कि दे विन. बट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, ही विंस. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. उसी तरह वी वर्क. अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल आया तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आई. बट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया इट, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी इट वर्क्स. तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. यही है रूल नंबर 2 कि एक वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ इन नंबर एग्री करेगी. अब ये तो हो गए नॉर्मल सब्जेक्ट्स और नॉर्मल वर्ब की बात. फिर आता है सबसे चर्सी और सबसे खखेड़ी इंसान, यानी कि आई. अब हम बात करते हैं आई की. तो चलिए अब हम बात करते हैं आय के. ठीक है. अब आई जब आया तो उसने कहा ना भैया मेरे को इस चाहिए और ना चाहिए मेरे को आर. मेरे लिए तो भाई कोई नई वर्ब लेकर के आओ. तो हमने उसे दी एम. अब बोला नहीं नहीं ये तो चलो प्रेजेंट की हो गई, अब मुझे ये बताओ कि पास्ट की क्या दोगे. तो हमने उसे फिर एक और वर्ब दे दी वॉज. कह रहा अच्छा चलो ठीक है बट पोजीशन के लिए. तो हमने कहा अच्छा ठीक है पोजीशन के लिए हैव ले लो. बट अभी भी उसका मन नहीं भरा. डिमांड देख रहे हो भाई साहब की, अभी भी उसको नहीं चाहिए. अब जो है आई कहीं कहीं वर्ब भी लेगा. देखिए एम आप जानते हैं
वॉज आप जानते हैं, हैव भी आप जानते हैं, बट ये पर हो सकता है आपके लिए कुछ नया हो। और आई जहां पर वर लेगा वही होगा हमारा एक्सेप्शन ऑफ रूल नंबर 2। जी हाँ, सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं, इंग्लिश में भी एक्सेप्शन होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ रूल नंबर 2 की। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ रूल नंबर 2 की कि रूल नंबर 2 का क्या एक्सेप्शन है। इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस वर इज बीइंग यूज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। अब हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस क्या होते हैं? काश मैं ये होता, काश ऐसा हो गया होता, काश मैं ये होता। ये ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, काल्पनिक सेंटेंसेस जो हैं, इन्हें हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस में वर हमेशा यूज होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, कैसा भी सब्जेक्ट हो, आपको हमेशा क्या लगाना है? आंख बंद करके वर। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए, आपने किसी लड़की को रिक्वेस्ट भेजी जो आपसे 100-200 किलोमीटर की दूरी पर रहती है और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। आप उससे बात करने लगे। एक दिन आपने उससे बोला, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ आता। अब ये कैसा सेंटेंस है? ये काल्पनिक सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। तो जब हाइपोथेटिकल सेंटेंस आया तब आपने वर लगा दिया, या आपने ये नहीं देखा कि यहां पर क्या है, आई है या कुछ भी। आप हमेशा यहां पर क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे। एक और एग्जांपल समझते हैं। आपने कहा, इफ शी वर अ क्वीन आई वुड मैरी हर। अब देखिए फिर से, अगर वह राजनी होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अब देखिए फिर ये कैसा सेंटेंस हो गया? हाइपोथेटिकल सेंटेंस हो गया। और जब हाइपोथेटिकल सेंटेंस हो गया तो आपने क्या लगा दिया? वर। आपने यहां ये नहीं देखा कि यहां पर कैसा सब्जेक्ट है। तो जो रूल नंबर 2 का है वो यही एक्सेप्शन है कि सब्जेक्ट कैसा भी होगा, जब हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की बात होगी तब हम हमेशा क्या लगाएंगे? वर। ये होता है एक्सेप्शन ऑफ रूल नंबर 2। बारी बार का रूल नंबर 2 और उसके एक्सेप्शंस जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। देखिए, बहुत ही सिंपल सा रूल है, कुछ भी समझने जैसा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इस रूल को जानने से पहले आप एक बात जान लीजिए कि जो यूनिवर्सल लॉज हैं और जो बेसिक वर्ब है वो साथ साथ चलते हैं। यानी कि जैसे जैसे मैं यूनिवर्सल लॉज में बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आपका बेसिक वर्ब का भी नॉलेज जो होगी वो आपकी बढ़ती जाएगी। यानी कि इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि जैसे ही यूनिवर्सल लॉस का मेरा टॉपिक खत्म होगा वैसे ही आपका बेसिक वर्ब का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है ऑल मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स। मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड, डेयर, लेट, मेक, ये जितनी भी वर्ब है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, ये हमेशा V1 लेंगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगी। ये जितनी भी मोडाल हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा क्या लेंगी? ये हमेशा आपका वर्ब की हमेशा ये फर्स्ट फॉर्म लेंगी। अब यहां पर ही आप एक छोटा सा डिफरेंस ऑट टू और मस्ट में समझ लीजिए। देखिए, ऑट टू और मस्ट दोनों ही ड्यूटी के लिए प्रयोग होते हैं, बट जो ऑट टू होता है वो आपका मोरल ड्यूटी के लिए प्रयोग होता है, यानी कि नैतिक कर्तव्य के लिए। जैसे यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट। अब आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें या ना करें इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, बट मस्ट ऐसी ड्यूटीज के लिए होता है जो आपको करनी ही करनी है। जैसे कि यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब भैया अगर तुम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो चालान कटेगा ना तुम्हारा, तो नुकसान हुआ ना। तो यही है, जो आपकी ड्यूटीज ऐसी हैं जिन्हें आपको करना ही करना है वहां पर मस्ट, और जो आपके नैतिक कर्तव्य है वहां पर आपका ऑट टू। तो यही है बेसिकली हमारा रूल नंबर 3 कि जितनी भी ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी हमेशा V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगी। और इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं यहां पर मोडाल कह रहा हूं, मॉडल नहीं। देखिए, मॉडल ये होता है, मोडाल ये होता है।
अगर आपका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर में पकड़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो सब बेकार है। एक एग्जांपल समझिए कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम, स्मार्ट, डैशिंग, लेकिन नहाता नहीं है। सेम यही है कि अगर आपकी इंग्लिश का नॉलेज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज बेकार है। चलिए, ये हो गया रूल नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 1, 2 एंड 3 जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। देखिए, ये भी बहुत बेसिक सा सिंपल सा रूल है, लेकिन इसको जानने से पहले आप ये जानेंगे कि आखिर क्यों मैंने रूल नंबर 3 में आपसे ये कहा था कि यूनिवर्सल लॉज और बेसिक वर्ब साथ साथ चलती। तो चलिए जानते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। रूल नंबर 4 हमसे ये कहता है कि डिड, डू, डज हमेशा लेती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपकी हमेशा क्या लेती है? ये आपकी हमेशा लेती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, एक नया शब्द आपके लिए आ गया, ऑक्सिलरी। तो चलिए इसको जान लेते हैं, ऑक्सिलरी क्या होता है। देखिए, ऑक्सिलरी का मतलब होता है ऐसी वर्ब्स जो दो तरीके से काम करती हैं। एक तो वो काम करती है मेन वर्ब की तरह और दूसरा वो काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह। जब वो मेन वर्ब की तरह काम करती हैं तो वो बताती हैं लिटरल मीनिंग, यानी कि जो उनका वास्तविक अर्थ होता है वो बताती हैं। और जब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं तो वो करती हैं टेंस आइडेंटिटी, यानी कि वो अपना टेंस का आइडेंटिफिकेशन बताती हैं जब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि मेन वर्ब की तरह जब काम करती हैं तो कैसे। जैसे कि हार्दिक पांड्या करने का आपने एक सेंटेंस सुना था, आई डिड इट, आज मैं करके आया। अब यहां पर देखिए, डिड क्या है? डिड है आपका मेन वर्ब, और ये अपनी क्या बता रहा है? ये अपनी बता रहा है लिटरल मीनिंग, वास्तविक अर्थ, जो कि है करने की। तो आज मैं करके आया। ठीक, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। शी डज एवरीथिंग फॉर हिम, उसने उसके लिए सब कुछ किया। अब देखिए यहां पर डज डज आया, और डज यहां पर किस तरह से काम कर रहा है? ये काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह, और ये क्या बता रहा है? लिटरल मीनिंग बता रहा है। तो यही मेरा कहने का मतलब है, जब डिड, डू, डज आपकी मेन वर्ब की तरह काम करेंगी तो अपनी लिटरल मीनिंग बताएंगी। एक चीज यहां पर यहीं से जान लीजिए कि जो डिड है आपकी, वो है आपकी पास्ट टेंस की वर्ब। जो डू है आपकी, वो है आपकी प्लूरल वर्ब। जो डू है आपकी वो है प्लूरल वर्ब, और जो डज है आपकी वो है आपकी सिंगुलर वर्ब। ठीक, और ये दोनों ही वर्ब आपकी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की हैं, और ये काहे की है? ये है पास्ट इनडेफिनिट टेंस की। ठीक, चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो कैसे काम करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हम जानते हैं जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह काम करेगा। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब ये काम करेगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे आपने किसी से पूछा, डू यू लव म्यूजिक। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो लव है आपकी वो है मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। ठीक है, और जो डू है आपकी वो कैसी काम कर रही है? वो काम कर रही है हेल्पिंग वर्ब की तरह। और जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है तो ये टेंस को आइडेंटिफाई कर रही है कि ये जो सेंटेंस है ये काहे में चल रहा है? ये चल रहा है भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, एक और एग्जांपल से समझते हैं। डज शी प्ले फुटबॉल। ठीक, अब देखिए यहां पर आपकी मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है आपकी प्ले, और ये जो डज लगा हुआ है ये काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह, और ये बता रहा है ये सेंटेंस काहे में चल रहा है भैया? ये सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इस तरह से जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी तो ये क्या बताएगी? ये बताएगी टेंस। अब हम बात करते हैं एक और तरीके से, नेगेटिव सेंटेंसेस में। जब ये नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी, जैसे कि शी डिड नॉट हेल्प मी। अब देखिए आपकी जो हेल्प है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, और जो डिड है आपकी वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो यहां पर ये बता रही है कि ये टेंस काहे चल रहा है?
ये टेंस चल रहा है भैया पास्ट इंडेफिनिट का। ये आपको कैसे पता चला? ये आपको पता चला इस वर्ब से, क्योंकि यहां पर ये काम कर रही है कैसे? एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है। ठीक, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करते हैं, जब इनका काम होता है इम्फेसाइजेशन में। देखिए, इम्फेसाइजेशन का मतलब होता है जोड़ देना। जब आप सेंटेंस पे जोड़ देते हैं, तब आप मेन वर्ब से पहले इनको लगाते हैं और आप बताते हैं कि इस सेंटेंस का जो मेन मोटिव है वो है इम्फेसाइजेशन। ठीक, समझते हैं कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है जो 100-200 किलोमीटर दूर रहती है। आपने उससे बात करना स्टार्ट किया, आपकी बात स्टार्ट हो गई, ठीक है। लेकिन उसी बीच आपका एसएससी का या किसी और पेपर का नोटिफिकेशन या यूपी पेट का नोटिफिकेशन आ गया और आप पढ़ने लगे। फिर उसने आपसे बोला यू डोंट लव मी एनीमोर। उसके बाद आपने जो उसको जवाब दिया, वो क्या जवाब दिया? आपने उसको जवाब दिया आई डू लव यू। देखिए, आप यहां पर आई लव यू भी कह सकते थे, लेकिन आपने बताया आई डू लव यू, क्योंकि आपने इस पे एम्फेसाइज कर दिया। ए मेन वर्ब पे आपने जोर डाला, आपने मेन वर्ब पे जोर डाला, आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता तो हूं। ठीक, इसे कहते हैं एम्फेसाइजेशन। जब मेन वर्ब के पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, जब मेन वर्ब के पहले आपका डिड डू डज हेल्पिंग वर्ब की तरह लग जाता है, तब उसे हम कहते हैं एम्फेसाइजेशन। ठीक है, तो रूल नंबर 4 आपका यही कहता है। हमारी वीडियो से अभी तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे ही बढ़ाता रहूं, तो प्लीज subscribe our channel, like our video and share our video with your friends. This is me, Abhishek Srivastava, signing you off from this video. जल्द ही मिलता हूं आपसे यूनिवर्सल लॉस के पार्ट 2 में। तब तक आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।